नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों, आज हम क्लास 4 लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसके अंदर मैराथन क्लास करेंगे यूजीसी नेट की, जो कि एग्ज़ाम 16 फरवरी 2025 को होने वाली है। उसके लिए हम आज मैराथन क्लास करने वाले हैं। इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस PYQs को डिस्कस करेंगे, थ्योरी भी होगी इसके अंदर, और MCQs होंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे। और जो भी टॉपिक हम इंक्लूड करेंगे उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ इसके अंदर क्या क्या हमने इंक्लूड किया है। यूजीसी नेट के PYQs हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। शेरपा क्या होता है, रोमियो क्या है, डोर क्या है, रोर क्या है, डोब क्या है, डोज क्या है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है, चाय क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर इंक्लूड की है। ये हमारी चौथी क्लास है दोस्तों इस सीरीज़ की, और इसको आप किसी भी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं हमारे द्वारा, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए इस वीडियो को। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हम। द फर्स्ट एवर फॉर्मल ओपन एक्सेस रिपोजिटरी लॉन्च्ड वाज, विश्व का प्रथम लॉन्च किया गया ओपन एक्सेस रिपोजिटरी है डोर है, chai.org है, पबमेड है और EAD है। आप सोचेंगे ARXIV को मैं चाय क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको प्रोनाउंसिएट CHI चाय ही किया जाता है। एक सिंबल होता है ग्रीक जिसको ऐसे लिखा जाता है, एक बड़े एक्स की जैसे, उसके जैसे लिखा जाता है, इसको वही प्रोनाउंस किया जाता है। तो देखिए, ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। आप लोगों के पास 10 सेकेंड है। डोर है, chai.org है, पबमेड है या EAD है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए दोस्तों, आपका 10 सेकेंड पूरा हुआ। मैं बताता हूँ इसका आंसर chai.org होगा। ठीक है, B है इसका आंसर। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब चाय क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। चाय, it is pronounced as CHI. Chai is an open access archive for scholarly articles in many fields including library and information science. चाय क्या है, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान सहित कई क्षेत्रों के विद्वानों के लेखों का एक ओपन एक्सेस संग्रह है। मतलब मुक्त एक्सेस करने के लिए, ओपनली एक्सेस करने के लिए, उसके कोई भी सब्जेक्ट है उसके विद्वानों के लिए विद्वानों के लिखे गए रिसर्च पेपर्स का एक संग्रह है। क्या है, चाय। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। KWOC स्टैंड्स फॉर, क्वोक क्या है दोस्तों? नॉलेज वर्ड आउट ऑफ कंटेस्ट है, की वर्ड आउट ऑफ कंटेस्ट है, की वर्ड आउट ऑफ कंटेंट है, नॉलेज वर्ड आउट ऑफ कंटेस्ट है। ए है, बी है, सी है या डी है दोस्तों? अब बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकेंड है आपके पास। टाइम अप दोस्तों। चलिए चलते हैं, मैं बताता हूँ इसका आंसर। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा सी, कीवर्ड आउट ऑफ कंटेस्ट। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना कोई देरी किए। व्हाट डज द एक्रोनियम FRBR स्टैंड्स फॉर? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बेटर रिकॉर्ड, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिग रिसर्च लाइब्रेरीज। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि FRBR की फुल फॉर्म क्या है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बेटर रिकॉर्ड, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, सी ऑप्शन है फंक्शनल रिकॉर्ड्स फॉर बिग रिसर्च लाइब्रेरीज। तो ए है, बी है, सी है। आपके पास 10 सेकेंड है दोस्तों, अब से स्टार्ट होता है आपका टाइम। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स।
अभी इसके बारे में और जानते हैं हम। FRBR क्या है? यह एक क्या है? ये कंसेप्चुअल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। ये किसके द्वारा दिया गया? इफ्ला के द्वारा दिया गया। इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। कब बना? 1927 में। ऐसे आपको याद होना चाहिए। FRBR किसके द्वारा दिया गया? इफ्ला के द्वारा। यह क्या है? एक कंसेप्चुअल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे आगे किस स्लाइड में। देखिए इसको कब दिया गया, कब लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया दोस्तों 1998 में। इसके कितने एलिमेंट है? इसमें कितने तत्व हैं? एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। तो इसके अंदर 4 तत्व हैं। कौन से? ये रहे 4: वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। मैं आपको ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए वर्क इज रियलाइज्ड थ्रू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज एम्बेडेड इन मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन इज एग्जेम्प्लीफाइड बाय आइटम। ठीक है। इसको याद करने के लिए आपको सीक्वेंस पूछा जाता है। कई बार कुछ भी सीक्वेंस दे देता है पेपर में और फिर बोलते हैं कि FRBR के एलिमेंट्स का, तत्व का सही सीक्वेंस क्या है। तो याद रखने के लिए करिए WEMI, वेमी। ठीक है। और FRBR कब आया? 1998 में आया। और इसका एलिमेंट कौन से हैं? वेमी, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब FRBR के ही अपडेटेड वर्जन आते गए हैं दोस्तों टाइम पे। वो इस प्रकार हैं, जैसे कि सबसे पहले है FRBR फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। ये कब है? 1998 में। फिर FRAD, FR की तो देखो हर जगह सेम ही रहेगी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आगे वाले याद रखने होंगे। फॉर अथॉरिटी डाटा, ये कब आए? 2009 में FRAD। FRSAD फरसेड कब आया? फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी डाटा 2010 में। ठीक है, ये 2010 में आया था। FRBROO, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, जो कि FRBR की है वही हुई FRBR की फुल फॉर्म तो। और आगे क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये कब आया? 2016 में आया। और इफ्ला अलार्म क्या है? इफ्ला की फुल फॉर्म तो पता ही है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। अलार्म की फुल फॉर्म है लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल। कब आया ये? अगस्त 2016 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये और कहीं पे भी आपको एक जगह इतने अच्छे से देखे हुए लिखे हुए नहीं मिलेंगे, इसलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आप बार बार इनको रिवाइज कीजिएगा इस वीडियो को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा से नहीं देखना पड़ेगा आपको। तो आपका पेपर अच्छा होगा और कई क्वेश्चन इसमें से मिलने की पूरी संभावना है आपके पेपर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ OAI स्टैंड्स फॉर। OAI की फुल फॉर्म क्या है? ओपन एक्सेस इनिशिएटिव, ए। बी है ऑनलाइन एक्सेस इंटरेस्ट, सी है ओपन आर्चिव्स इनिशिएटिव, डी है ऑफलाइन एक्सेस इनिशिएटिव। बताइए दोस्तों OAI की फुल फॉर्म क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओपन एक्सेस इनिशिएटिव है, ऑनलाइन एक्सेस इंटरेस्ट है, ओपन आर्चिव इनिशिएटिव है, या फिर ऑफलाइन एक्सेस इनिशिएटिव है। चलिए दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों ओपन एक्सेस इनिशिएटिव। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, OAI के साथ PMH भी लिखा हुआ मिलता है आपको। तो PMH की फुल फॉर्म पूछ ले आपको तो क्या होगा? प्रोटोकॉल फॉर मेटाडाटा हार्वेस्टिंग। ठीक है। OAI की फुल फॉर्म तो थी ओपन आर्चिव्स इनिशिएटिव। PMH की है क्या? प्रोटोकॉल है ये किस चीज़ के लिए? मेटाडाटा हार्वेस्टिंग के लिए ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ISO क्या है? फॉर्मेट फॉर एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन स्कीम टू बी यूज्ड, सी है ऑप्शन आपका कैटलॉगिंग कोर्स टू बी फॉलोड, और डी ऑप्शन है द साइज ऑफ द मैग्नेटिक टेप।
ISO स्टैंडर्ड क्या है? ISO 2709 इज क्या है दोस्तों? आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब 10 सेकंड है आपके पास। ए ऑप्शन है फॉर्मेट फॉर द एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। बी क्लासिफिकेशन स्कीम टू बी यूज्ड। सी कैटलॉगिंग कोड्स टू बी फॉलोड। डी द साइज ऑफ द मैग्नेटिक टेप। इसका आंसर होगा दोस्तों फॉर्मेट फॉर द एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ए होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। साइंस रिपोर्टर इज पब्लिश्ड बाय। साइंस रिपोर्टर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? IEEE के द्वारा, इसरो के द्वारा, NISCPR के द्वारा या IISc के द्वारा? तो दोस्तों ये आपके पास 10 सेकंड है, आप बताइए। साइंस रिपोर्टर किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? IEEE के द्वारा, इसरो के द्वारा, NISCPR के द्वारा या IISc के द्वारा? ये दोस्तों पब्लिश किया जाता है सी, NISCPR के द्वारा। अब NISCPR कब बना? तो ये 2021 में बना। किस किस को मिला के बना? निस्केर और निस्टेड्स को मिला के बना। लेकिन इसकी और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी इसी सीरीज की क्लास 1 देखनी होगी, उसके अंदर हमने ये करवा रखा है, इसके बारे में अच्छे से बताया। निस्केर से भी पुरानी चीज़ क्या थी उनके बारे में भी बताया हमने। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हु इज़ द पब्लिशर ऑफ गाइडलाइंस फॉर कलेक्शन डेवलपमेंट? गाइडलाइंस फॉर कलेक्शन डेवलपमेंट का प्रकाशक कौन है? किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ILA के द्वारा, ALA के द्वारा, सिलिप के द्वारा या IFLA के द्वारा? चल दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। इसका आंसर है ILA के द्वारा। ILA की फुल फॉर्म है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1933 को। चलिए अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं, सब सारे एसोसिएशंस को ही एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। वैसे तो आपको याद होगा, नहीं है फिर भी देख लीजिए। ILA द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 13 सितंबर 1933 को। किस एक्ट के तहत किया गया? तो रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860। रोमन में हम 21 को ऐसे लिखते हैं, 21 को, तो ये वही हो गया। तो 21 1860, ठीक है। ये इस एक्ट के तहत ILA की स्थापना की गई। अब सिलिप आ गया, तो सिलिप क्या है? सिलिप की फुल फॉर्म बताता हूँ पहले आपको। द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ये किस किस को मिला के बना है? एक तो LA लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1877 को। अब दूसरा क्या है? IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। इन दोनों को मिला के किसकी स्थापना कर दी गई और इन दोनों को कब मिलाया गया आपको पूछे तो इन दोनों को मिलाया गया 2002 में। तो इन दोनों को मिला के क्या बना? सिलिप। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। ILA की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में। ALA के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये इसकी स्थापना कब हुई? 6 अक्टूबर 1876 को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। एक चीज़ और, LA कहाँ की थी? ये कहाँ की है? UK की। तो इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, LA UK भी लिख देते हैं इसको, LA को। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। Which of the following functions of university library are given by Wilson and Tauber? अब विश्वविद्यालय पुस्तकालय के निम्नलिखित में से कौन से कार्य विल्सन और टाउबर द्वारा दिए गए हैं?
विल्सन और टाउबर दो वैज्ञानिक हैं दोस्तों। उन्होंने क्या किया था कि कुछ काम बताए थे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के। तो निम्न में से नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, 5 काम दे रखे हैं, इनमें से कौन से बताए थे उनने? कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का संरक्षण करना विश्वविद्यालय का कार्य है क्या? टीचिंग, शिक्षण कराना। लेजर स्टडी, अवकाश अध्ययन कराना। पब्लिकेशन, प्रकाशन, ये पब्लिकेशन करना काम है क्या विश्वविद्यालय पुस्तकालय का? फॉलो अप स्टडी, अनुवर्ती अध्ययन करवाना काम है क्या? इसके ऑप्शन है ए सी डी ओनली, पहला ऑप्शन। दूसरा है ए बी डी ओनली। तीसरा ऑप्शन है बी सी डी ओनली। और चौथा ऑप्शन है सी डी ई ओनली। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो इसके लिए आपको 20 सेकंड दिए जाते हैं। 20 सेकंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कमेंट कीजिए दोस्तों जल्दी जल्दी। हाँ, टाइम अप। तो इसका आंसर होगा, देखो, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज होगा, शिक्षण का काम होगा, अवकाश के अध्ययन में मतलब हम एक्सटेंड कर सकते हैं हमारी चीज़ों को, सर्विसेज को, लेकिन हम पढ़ाई नहीं करवा सकते। और सी डी भी होगा, क्योंकि प्रकाशन करते हैं, क्यों न्यूज़लेटर वगैरह पब्लिश करती है, हर लाइब्रेरी करती है। फॉलो अप स्टडी ये नहीं होगा। तो ए बी डी है किसी में, ये आई थिंक दूसरा होना चाहिए ऑप्शन दोस्तों। चलते हैं, हाँ, ए बी डी ओनली। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं हम। विल्सन एंड टाउबर डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एज, मतलब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के उनने क्या क्या काम दिए थे, क्या क्या काम बताएं। तो पहला है कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज। दूसरा है टीचिंग। तीसरा रिसर्च, अनुसंधान में उन सहायता करना। पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन। एक्सटेंशन ऑफ सर्विस मतलब अपनी सेवाओं का विस्तार करना। और इंटरप्रिटेशन। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्य बताए विल्सन एंड टाउबर ने। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि भाई कितने कार्य दिए थे, तो 6 कार्य बताए थे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मेड इंडिया, मेड इंड इज, मेड इंड क्या है? बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस फॉर बायोमेडिकल लिटरेचर। फुल टेक्स्ट पीयर रिव्यूड इंडियन बायोमेडिकल जनरल डाटाबेस। तीसरा ऑप्शन है ओपन एक्सेस आर्चिव ऑफ केस स्टडी रिपोर्ट्स ऑफ पेशेंट्स। चौथा ऑप्शन है यूनियन कैटलॉग ऑफ बायोमेडिकल सीरियल्स इन इंडिया। मेड इंडिया क्या है दोस्तों? आप बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड है आपके पास। और पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? ये यूजीसी नेट 2023 जून में आया हुआ क्वेश्चन है ये। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। फुल टेक्स्ट पीयर रिव्यूड इंडिया, इंडियन बायोमेडिकल जनरल डाटाबेस, ये होगा इसका आंसर। कौन सा होगा? दूसरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स related to IPR in descending order of their year of enactment। IPR से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियमन के वर्ष के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले देख ऑप्शन है ए द पेटेंट्स एक्ट है, बी द बायोलॉजिकल एक्ट है, सी द कॉपीराइट एक्ट है, डी द ट्रेडिशनल मार्क्स एक्ट है, और ई द डिजाइन्स एक्ट है। ये 4 ऑप्शन हैं। ए बी डी सी ई है पहला ऑप्शन, दूसरा है बी ई डी ए सी है, तीसरा ऑप्शन है सी ए डी बी ई है, और चौथा ऑप्शन है डी ई ए बी सी है। दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको 20 सेकंड दिए जाते हैं इसके लिए। चलिए शुरू कीजिए। द पेटेंट्स एक्ट कब आया, द बायोलॉजिकल एक्ट कब आया, द कॉपीराइट एक्ट कब आया, द ट्रेडमार्क्स एक्ट कब आया, और द डिजाइन्स एक्ट कब आया? ये आपको पता है तो आप कर सकते हो। ये जो आईपीआर के एक्ट दिए गए हैं, आईपीआर की फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है,
तो ये इसके अंदर आते हैं सारे एक्ट। तो ये बताइए आप इनमें से कौन सा, इनको अवरोही क्रम में आपको सेट करना है। चलिए दोस्तों, आपका टाइम अप हो गया। अब मैं बताता हूँ। कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में। तो सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट आया सी, उसके बाद आया 1970 में। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। सबसे पहले सी, फिर ए, उसके बाद क्या डी, ये आया था 1999 में। ये आया था ये आया था 2000 में। तो चलिए इसका ऑप्शन होगा डी, तीसरा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बायोलॉजिकल एक्ट आया 2002 में। डिजाइन्स एक्ट आया 2000 में। ट्रेडमार्क एक्ट आया 1999 में। पेटेंट एक्ट आया 1970 में। और कॉपीराइट एक्ट आया 1957 में। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट के पेपर में आपको सारों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए देता है। कोई सेकंड ग्रेड एग्जाम हो या और कोई भी एग्जाम हो, तो उनमें से किसी एक का आपको पूछ लेगा। जैसे कॉपीराइट एक्ट कहाँ है, मतलब कब आया। पेटेंट एक्ट का, पेटेंट्स का एक्ट का मतलब आईपीआर पेटेंट्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। नागपुर के अंदर है, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has recognized three theories of reference services, namely minimal, middling and maximum? तीन संदर्भ सेवाओं के सिद्धांतों न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम को किसने मान्यता दी है? सैमुअल विल्सन, लुइस सोर्स, डेनिस ग्रोगन, सैमुअल रोथिस्टिन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी बताइए दोस्तों। यस, वेरी गुड, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसका आंसर होगा डी, सैमुअल रोथिस्टिन। द टर्म वेबिलियोग्राफी वाज कोइंड बाय, वेबिलियोग्राफी शब्द को किसने गढ़ा या इसको किसने दिया? रॉबर्ट कोलिजन ने दिया, जेम्स फ्रैंकल ने दिया, हेनरी कॉनवे ने दिया, टिम रॉबर्ट ने दिया। किसने दिया दोस्तों? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब और आपके पास है 10 सेकेंड सिर्फ। द टर्म वेबिलियोग्राफी वाज कोइंड बाय, वेबिलियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा था? रॉबर्ट कोलिजन, जेम्स फ्रैंकल, हेनरी कॉनवे और टिम रॉबर्ट। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है जेम्स फ्रैंकल। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्युनिकेशन नेटवर्क? इनमें से कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन सा है? पब्लिक डाटा नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क जिसको हम डेलनेट भी बोलते हैं, या फिर पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क। अब ये चार ऑप्शन है, इनमें से चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए बी ओनली, सी डी ओनली, ए सी ओनली या फिर बी डी ओनली। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्युनिकेशन नेटवर्क? संचार नेटवर्क कौन कौन से हैं इनमें से? पब्लिक डाटा नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क और पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। इसका आंसर है ए एंड बी ओनली। जैसे कि डेलनेट तो लाइब्रेरीज का नेटवर्क हो गया, तो कम्युनिकेशन का तो हो ही नहीं सकता, आपको पता होना चाहिए वैसे। तो सी वाले तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते वैसे ही। और पब्लिक डाटा नेटवर्क और इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये दोनों कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस्ट इन्फो स्टैंड्स फॉर, एस्ट इन्फो क्या है? एसोसिएशन फॉर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, एशियन साइंटिफिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन फोरम है, अफ्रीकन सोशल ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन फोरम है, या फिर रीजनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड एशिया पैसिफिक। इनमें से क्या है?
देखिए दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एस्ट इन्फो की फुल फॉर्म बताइए, ये क्या है? एसोसिएशन फॉर टेक्नोलॉजी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, एशियन साइंटिफिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन फोरम है, अफ्रीकन सोशल ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन फोरम है, या फिर रीजनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड एशिया पैसिफिक। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। इसका आंसर फोर्थ है। ये किसके द्वारा देखा जाता है, किसके द्वारा बनाया गया है? ये है यूनेस्को के द्वारा इसको देख रेख की जाती है, बनाया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। CERL, सर्ल स्टैंड्स फॉर, CERL की फुल फॉर्म क्या है? कंसोर्टियम फॉर यूरोपियन रिसर्च लाइब्रेरीज, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कम्युनिटी फॉर यूरोपियन रिसर्च लाइब्रेरीज। तीसरा ऑप्शन है कंसोर्टियम फॉर ईस्ट एशिया रिसर्च लाइब्रेरीज। और फोर्थ ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ यूरोपियन रिसर्च लाइब्रेरीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? CERL की फुल फॉर्म। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब 10 सेकेंड। टाइम अप। इसका आंसर होगा दोस्तों कंसोर्टियम फॉर यूरोपियन रिसर्च लाइब्रेरीज, ए इसका आंसर है पहला। चलिए चलते हैं। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया। देखिए पहली साइड तो दे रखे हैं कंसेप्ट या मेथड दिया है कोई, और इधर एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है। TQM किससे रिलेटेड है? इधर फार एंड ऑफ द लाइब्रेरी क्या है? द एजेंसी मेथड किससे रिलेटेड है? जॉन कॉटन डाना किससे रिलेटेड है? इधर बुक रिपेयर एंड बाइंडिंग डिजिटलाइजेशन लैब कैफेटेरिया। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट परचेज ऑफ पीरियोडिकल्स। तीसरा ऑप्शन है नेवार्क चार्जिंग सिस्टम। और चौथा ऑप्शन है पेरेटो एनालिसिस चार्ट। अब इनमें से चूज द करेक्ट आंसर्स नीचे दे रखे हैं आपको ऑप्शन। ए में है दूसरा, बी में तीसरा, सी में चौथा और डी में पहला। ये आंसर है या और बाकी और आंसर्स हैं? आप पढ़िए। और आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 20 सेकेंड्स हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सोलह, 17, 18, 19, 20 सेकेंड। टाइम अप। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा जैसे कि TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये रिलेटेड है हमारा पेरेटो के सिद्धांत से। पेरेटो का सिद्धांत क्या है मैं ये भी बताऊंगा। जॉन कॉटन डाना रिलेटेड है, नेवार्क चार्जिंग सिस्टम दिया था जॉन कॉटन डाना ने 1900 में। अब एजेंसी मेथड है, एजेंसी क्या करती है देखो, आपको पढ़ने से समझ आएगा। पहले है फार एंड ऑफ द लाइब्रेरी, बुक रिपेयर्स एंड बाइंडिंग डिजिटलाइजेशन लैब कैफेटेरिया। तो मतलब इसमें क्या है कि लाइब्रेरी को और दूर तक, फार मतलब दूर तक लेके जाना, तो मतलब पहला ऑप्शन होगा बुक को बाइंड करेंगे अच्छे से तो ही, और संभाल के रखेंगे, डिजिटलाइजेशन करेंगे तो ही आगे बढ़ेगी। एजेंसी मेथड क्या है? एजेंसियाँ तो क्या करती है, बिजनेस के लिए आती हैं, तो डायरेक्ट परचेज करती हैं पीरियोडिकल को, ये ऑप्शन। तो देखते हैं ए में चौथा ऑप्शन है, यस, तो ये आंसर होगा इसका तीसरा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं पहले आपको बता देता हूँ, हाँ, पेरेटो का सिद्धांत क्या है। पेरेटो के सिद्धांत को हम 80:20 लो भी बोलते हैं। क्यों? पेरेटो का यह मानना है कि 20 इस दुनिया में 80% डिफरेंसेस लोगों के बीच में 20% के कारण ही है। 20% चीज़ों या नॉलेज के कारण ही 80% डिफरेंस है माइंडसेट के कारण, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। इससे पहले मैं वापस एक बार रिवीजन करा दूं। नेवार्क चार्जिंग सिस्टम जॉन कॉटन डाना ने दिया था 1900 में। पेरेटो का सिद्धांत टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। द एजेंसी मेथड है जो डायरेक्ट परचेज और पीरियोडिकल से रिलेटेड रहेगा। और फार एंड ऑफ द लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी को और दूर तक कैसे लेके जाएंगे, जब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, बुक को रिपेयर और बाइंडिंग टाइम पे करते रहेंगे तो ही वो आगे चल पाएंगे ज़्यादा लंबे समय तक, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आइसबर्ग? इंफॉर्मेशन आइसबर्ग का क्या मतलब है? 1/3 नॉन विजिबल एंड 2/3 विजिबल, 1/3 अदृश्य और 2/3 दृश्य। दूसरा ऑप्शन है 1/3 विजिबल एंड 2/3 नॉन विजिबल, 1/3 दृश्य और 2/3 अदृश्य। तीसरा है 1/4 नॉन विजिबल एंड 3/4 विजिबल, 1/4 अदृश्य और 3/4 दृश्य। चौथा ऑप्शन है 1/4 विजिबल एंड 3/4 नॉन विजिबल, 1/4 दृश्य और 3/4 अदृश्य। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इंफॉर्मेशन आइसबर्ग, इसका क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन आइसबर्ग, इसके बारे में बताना है आपको। आपका टाइम हो गया अब। इसका आंसर होता है दूसरा, जिसमें कोई भी भाग है जिसमें 1/3 भाग ही दिखता है और 2/3 भाग अदृश्य रहता है। मतलब आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस सारी बातों को। The term information iceberg refers to a situation where only a small part of the information is visible or accessible, while the majority of it remains hidden beneath of the surface. मतलब आंसर दूसरा होगा इसका। देखिएगा, द इंफॉर्मेशन आइसबर्ग मेटाफर इज वाइडली यूज्ड टू एक्सप्लेन हाउ मच इंफॉर्मेशन इज विजिबल एंड हाउ मच remains concealed in various contexts such as data analysis, business और decision making information। अब इंफॉर्मेशन आइसबर्ग का हिंदी में मतलब देख लीजिएगा। शब्द का मतलब है कि किसी भी स्थिति में केवल थोड़ी जानकारी दिखाई देती है जबकि अधिकतर जानकारी छिपी हुई होती है। ठीक है, वैसे आइसबर्ग का एक शाब्दिक अर्थ यही होता है कि जब बर्फ का ग्लेशियर से टुकड़ा टूट के जो समुद्र में आ जाता है उसको आइसबर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो वही भाग जो हमें दिखता कम है लेकिन उससे ज़्यादा वो अंदर पानी के अंदर होता है, वैसे इंफॉर्मेशन आइसबर्ग का मतलब हुआ जो सूचना हमें पता दिख रही है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी या गहरी बात होती है वो। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट या डीप है। ठीक, यही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 22 अगस्त, 23 अप्रैल, 23 मार्च या 20 मार्च? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, कई एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन है, चाहे यूजीसी नेट हो चाहे केवीएस एनवीएस हो, कई पेपर्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका आंसर, आपका टाइम अप हो गया है दोस्तों, इसका आंसर होगा दूसरा, 23 अप्रैल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुकृति इज ए, अनुकृति क्या है? बिब्लियोग्राफिक इंडियन वेबसाइट है, इंडेक्सिंग इंडियन वेबसाइट है, या ट्रांसलेटिंग इंडियन वेबसाइट है, एब्स्ट्रैक्टिंग इंडियन वेबसाइट है? देखो, अनुकृति से पता तो चल गया इंडियन है, तो ऑप्शन में भी इंडिया डाल दिया, सब में इंडियन वेबसाइट बता दी। अब कौन सी है? बिब्लियोग्राफिक इंडियन वेबसाइट है, या फिर इंडेक्सिंग इंडिया वेबसाइट है, ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट है, या फिर एब्स्ट्रैक्टिंग इंडिया वेबसाइट है? ये आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ, हो गया टाइम अप। इसका आंसर होगा ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट। ठीक है, ये अनुकृति क्या है कि भारतीय ट्रांसलेट करने की ये एक वेबसाइट है। ये क्यों बनाई गई है और किसके द्वारा बनाई गई ये मैं आपको बताता हूँ। ये बनाई गई है CIIL, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट। ये तीन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर के रिसोर्सेज को प्रदान करने के लिए बनाई गई है अनुकृति। ठीक है, अनुकृति ट्रांसलेशन वेबसाइट है, ट्रांसलेट करना मतलब
एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके देना। ये किसके द्वारा बनाई गई है ये वेबसाइट? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट, इनके द्वारा बनाई गई है। क्यों? संस्कृत के लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। डैश इज ए translation service and information site developed jointly by the Central Institute of Indian Languages, साहित्य अकादमी एंड नेशनल बुक ट्रस्ट इन 2002। देखिए, डैश खालिस्तान एक अनुवाद सेवा और सूचना साइट है। क्या है, कौन सी साइट है? अनुवाद सेवा और सूचना साइट कौन सी है, किसके द्वारा बनाई गई, अभी बताते हैं। भारतीय केंद्रीय संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया 2002 में भाषाएं साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट। तो ये वेबसाइट कौन सी है? तो प्रारूप.net है, अनुवाद.net है, अनुकृति.net है या प्रतिलिपि.net है। इनमें से कौन सा है जो कि क्या नाम है, एक अनुवाद सेवा और सूचना साइट है जो बनाई गई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। कब बनाई गई? 2002। ये भी पूछा जा सकता है आपको, कब बनाई गई? तो इसका आंसर होगा सी, अनुकृति, जो हमने अभी पढ़ा है। देखो दोस्तों, हमने अभी पढ़ा है ना, CIIL द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज ने, साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट ने मिलकर बनाई है। कब बनाई? 2002 में। इसकी वेबसाइट का क्या नाम है? अनुकृति.net। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डेट रंगनाथन रिमार्क्ड एज ट्रिवियल ट्रूइज्म इन हिज राइटिंग लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। अब हिंदी में मैं ये क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आपको। पहचाने कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा रंगनाथन के अपने लेखन पुस्तकालय विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति में तुच्छ सत्यवाद के रूप में टिप्पणी की है। मतलब तुच्छ सत्यवाद का मतलब यहाँ ये मान सकते हो कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला लो है, दूसरा लो है, तीसरा लो है या चौथा लो है या पांचवा लो है? चौथा ऑप्शन है, फिफ्थ लो। इनमें आप बताइए। ऐसा रंगनाथन जी ने 5 लो दिए थे, आपको पता होंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? फर्स्ट लो को तुच्छ सत्यवाद या ट्राइबल ट्रूइज्म कहा है, या सेकंड लो को कहा है, थर्ड लो को कहा है या फिफ्थ लो को कहा है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट लो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ऐसा रंगनाथन जी का जन्म हुआ था 1892 में और उनका देहांत हो गया था 1972। ये कुल 80 वर्ष तक जिए थे। इनकी पहली पुस्तक का नाम था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कब प्रकाशित हुई थी? 1931 में। अब ये देखिएगा, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को इनने प्रतिपादित तो कब कर लिया था? 1928 में। लेकिन प्रकाशित कब किया? 1931 में। ठीक है दोस्तों, अब ये 5 नियम कौन से हैं ऐसा रंगनाथन जी के? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, बुक्स आर फॉर यूज। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज बुक। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर। पाठक का समय बचाएं, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ग्रंथालय एक वर्धनशील तंत्र है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 लो दिए इनने। इसमें से ये बताइए आप कि फर्स्ट लो को ये है ना प्रतिपादन करने के लिए किसके ऋणी हैं, किसको समर्पित करते हैं अपना पहला नियम? पहला नियम कौन सा है? बुक्स आर फॉर यूज। तो ये इनके मैथमेटिक्स के जो प्रोफेसर थे उनको ये क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। उनका नाम था प्रोफेसर एडवर्ड एन रॉस, जो उनके ऋणी मानते हैं अपने आप को, या फिर ये बोलते हैं कि ये उनको समर्पित करते हैं ये नियम। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच लॉ अमंग द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कंसल्स डेट डू नॉट सेलेक्ट बुक्स of the standard not suited to the majority of the readers in the locality। अर्थात पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा कानून यह सलाह देता है कि ऐसे मानक की पुस्तकों का चयन न करें जो इलाके में अधिकांश पाठकों के लिए उपयुक्त न हो? मतलब
जहाँ पे आपकी लाइब्रेरी है वहाँ के अधिकांश रीडर्स हैं, ज़्यादातर रीडर हैं, उनके काम की कोई बुक नहीं है, जो वो ऐसी बुक्स का आप सिलेक्शन ना करें लाइब्रेरी में मंगवाने के लिए। इसका पहला ऑप्शन है फर्स्ट लो ऐसा बोलता है, दूसरा ऑप्शन है सेकंड लो ऐसा बोलता है, तीसरा ऑप्शन है थर्ड लो ऐसा बोलता है, या चौथा ऑप्शन है फोर्थ लो ऐसा बोलता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 10 सेकंड है आपके पास। 7, 8, 9, 10, टाइम अप। ऐसा बोलता है, थर्ड लो बोलता है दोस्तों, ठीक है। तीसरा लो क्या था, एक बार फिर से देख लीजिए, एवरी बुक इट्स रीडर। क्योंकि अब इसको ऐसे सोचिए कि ऐसे मतलब आपने ऐसी बुक ले ली जो रीडर को इंटरेस्ट ही नहीं है, रीडर के काम की नहीं है, आपने वो बुक मंगवा ली आपके लाइब्रेरी में, तो क्या फिर उस बुक को उसका पाठक मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, इसलिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सेकंड लॉ एम्फेसाइजेज ऑन डैश ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज टू एवरी काइंड ऑफ रीडर। पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कि कैसी पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है प्रत्येक प्रकार के पाठक के लिए। लिबरलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, सोशलाइजेशन और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ध्रुवीकरण, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, सोशलाइजेशन सामाजिकवाद और डेमोक्रेटाइजेशन लोकतंत्रीकरण। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 10 सेकंड हैं आपके पास। इसका कौन सा आंसर होगा? सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन किस तरह की सेवा पे जोर देता है? लिबरलाइजेशन पे देता है, डेमोक्रेटाइजेशन पे देता है, सोशलाइजेशन पे देता है और पोलराइजेशन पे देता है। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? एवरी रीडर हिज बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। देखिएगा, एवरी रीडर हिज बुक। तो अब ये बताइए, तो मतलब उसके पास तो अधिकार है ना। अधिकार किस में होते हैं? डेमोक्रेसी में होते हैं या लोकतंत्र में होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, डेमोक्रेटाइजेशन। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंक्लूजन ऑफ DOAJ implies द क्वालिटी ऑफ एन ओपन एक्सेस जनरल। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। DOAJ को शामिल करने से ओपन एक्सेस जनरल की गुणवत्ता का पता चलता है। अब इसका कारण क्या है ये बताइएगा। DOAJ इज एन ऑनलाइन डायरेक्टरी दैट इंडेक्सेस द एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू ओपन एक्सेस एंड peer reviewed journals. Besides, DOAJ has tightened the listing criteria. DOAJ एक ऑनलाइन निर्देशिका है जो ओपन एक्सेस और सहकर्मी द्वारा देखी गई पत्रिकाओं को अनुक्रमित करती है और उन तक पहुंच प्रदान करती है। इसके अलावा DOAJ ने लिस्टिंग मानदंड को कड़ा कर दिया है। इसका पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर राइट, ट्रू है, मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं, या ए गलत है आर सही है, और चौथा ऑप्शन है ए सही है आर गलत है। आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 20 सेकंड दिए जाते हैं और वो टाइम होता है स्टार्ट अप। टाइम अप। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है। अब DOAJ क्या है ये जान लीजिए। ये नेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेट के नज़रिए से। द डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल DOAJ इज ए डाटाबेस डेट इंडेक्सेस एंड प्रोवाइड्स। क्या है DOAJ की फुल फॉर्म? क्या पहले तो ये देख लीजिए। द डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल, द डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल। इसमें क्या है, 15,000 जनरल हैं अलग अलग एरिया के, साइंस के, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, सोशल साइंस, आर्ट और ह्यूमैनिटीज़, इन सब एरियाज के इसके अंदर जनरल है। ये कैसे कार्य करता है देखिए। टू बी इंक्लूडेड इन DOAJ ए जनरल मस्ट मीट स्टैंडर्ड्स ऑफ, उसके कुछ मानदंड होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये, वही जनरल इसके अंदर आ सकते हैं। एक तो ओपन एक्सेस, दूसरा जर्नल वेबसाइट इंफॉर्मेशन,
ISSN नंबर होना चाहिए उसका, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होना चाहिए, लाइसेंसिंग होना चाहिए और कॉपीराइट लिया हुआ होना चाहिए। उसी के बाद में ये DOAJ के ऊपर आ सकता है। तो DOAJ क्या है? द डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ओपन डोर? ये क्वेश्चन आया हुआ है UGC नेट 2023 जून में। तो पहला ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओपन डोर। ओपन डोर क्या है और उसके के संबंध में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन है ओपन डोर सर्विस वाज लॉन्च्ड इन 2005। दूसरा ऑप्शन है यूज द प्लान एक्स रिपोजिटरी सेल्फ असेसमेंट टूल। तीसरा ऑप्शन है अकाउंट रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। और चौथा ऑप्शन है जापान इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट कंट्री। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। A and B only, B and C only, C and D only और A and D only। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड है, सोचिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सोचिएगा। क्या ओपन डोर सर्विस 2005 में लॉन्च हुई थी, या फिर क्या नाम है प्लान एक्स रिपोजिटरी का यूज करता है ये सेल्फ असेसमेंट के लिए, खुद के आकलन के लिए? क्या ये प्लान एक्स का यूज करता है? अकाउंट रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब डोर में कुछ जनरल अपलोड करना है या कुछ करना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है या नहीं है? या फिर चौथा ऑप्शन है जापान इस डोर में पार्टिसिपेट करने वाला दूसरा सबसे बड़ी कंट्री है। ऑप्शन है A B ओनली, B C ओनली, C D ओनली और A D ओनली। तो इसका आंसर होगा, देखिए पहली बात है कि 2005 में आया था, बिल्कुल सही बात है। प्लान एक्स रिपोजिटरी सेल्फ असेसमेंट टूल का यूज करते हैं? नहीं करता। अकाउंट रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, गलत बात है, रिक्वायर होती है इसके अंदर। जापान इज, तो फिर ये वाला तो सही हो ही गया फिर। तो ऑप्शन A और D, ऑप्शन A और D होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं, हाँ ऑप्शन A एंड D हो गया। चलिए DOAR की फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी। ये कब लॉन्च हुआ? 2005 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था। किस किस? यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम और LUND यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम और LUND यूनिवर्सिटी द्वारा ये पब्लिश किया गया। ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है और इसको पब्लिश मतलब फंड किसने दिया था? OSI ने, जिस्क ने, स्पार्क यूरोप और कर्ल ने, इन 4 संस्थाओं ने मिलके इसको फंड किया था। और लॉन्च किसने, और ये प्रोजेक्ट किस किस का था? यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम और LUND यूनिवर्सिटी का था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जैसे कि डोर पढ़ा हमने, वैसे ही रोर भी होता है, ROAR। इसकी फुल फॉर्म होती है द रजिस्ट्री ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज। ठीक है, इसका पुराना नाम है कि इंस्टीट्यूशनल आर्चिव रिपोजिटरी 2003 एंड 2006 में इसका नाम बदल दिया गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ, रोर शेरपा का एक क्या है कि एक सर्विस है। इसकी स्थापना कब की गई? 2003 में इसको शुरू किया गया। तब इसका नाम था, क्या था इसका नाम? इंस्टीट्यूशनल आर्चिव्स रिपोजिटरी। फिर 2006 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? रोर कर दिया गया, द रजिस्ट्री ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज। ठीक है, अब ये किसके द्वारा देखा जाता है या किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रिंट्स के द्वारा चालू किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का, UK में 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी रोर की। क्योंकि रोर का पुराना नाम क्या है ये पूछ ले तो इंस्टीट्यूशनल आर्चिव्स रिपोजिटरी। कब स्टार्ट किया? 2003 में। किसने किया? प्रिंट्स ने। कहाँ किया? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन UK में किया। अब इसका नाम रोर कब पड़ा? 2006 में पड़ा। रोर की फुल फॉर्म क्या है? द रजिस्ट्री ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी है। अब दूसरी सर्विस है शेरपा की रोमियो। शेरपा की फुल फॉर्म होती है, पहले ये देख लीजिए आप यहाँ पे,
सिक्योरिंग ए हाइब्रिड इन्वायरमेंट फॉर रिसर्च प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस। फुल फॉर्म वापिस से पढ़ लीजिए, सिक्योरिंग ए हाइब्रिड इन्वायरमेंट फॉर रिसर्च प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस, मतलब was originally set up by the Nottingham University in 2002। नोटिंगम यूनिवर्सिटी है, उसने 2002 में इसकी क्या किया आगे, इसकी स्थापना की या शुरुआत की। और रोमियो की फुल फॉर्म क्या है, ये कई बार पूछी जा चुकी है, राइट्स मेटाडाटा फॉर ओपन आर्चिविंग। रोमियो के फुल फॉर्म में राइट्स मेटाडाटा ओपन आर्चिविंग, ठीक है। अब शेरपा की शुरुआत किसने की, यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम ने की 2002 में। इसकी एक शेरपा की एक और सर्विसेज जिसको जूलियट भी बोलते हैं, रोमियो एंड जूलियट दोनों के नाम पे इनने सर्विसेज स्टार्ट की है अपनी, तो वो आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अरेंज द फॉलोइंग एंट्रीज अकॉर्डिंग टू FRBR। FRBR हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। FRBR की ये एंट्रीज हैं, एंटिटीज हैं, इनको सही से अरेंज कीजिए। आइटम, एक्सप्रेशन, वर्क और मैनिफेस्टेशन। आप इसका आंसर बताइए। अब दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब 10 सेकंड है आपके पास। ये हम अभी पढ़ के आए हैं। यस, वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूँ। देखो मैंने क्या बोला था, याद करने के लिए WEMI, वेमी याद कर लो। तो सबसे पहले वर्क हो गया एक नंबर पे, फिर बी आ जाएगा दूसरे नंबर पे एक्सप्रेशन, फिर मैनिफेस्टेशन आ जाएगा तीसरे नंबर पे, और चौथे पे आएगा क्या होगा, आइटम। तो CBDA कोई ऑप्शन है, CBDA पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, यही होगा इसका आंसर। इसलिए बोला था मैंने आपको याद रखने के लिए, ऐसे ही पढ़ोगे तो ही काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अरेंज द फॉलोइंग ई बुक साइट्स अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन पर्सन। निम्नलिखित ई बुक साइट्स को उनके आरंभ के कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब जिस हिसाब से ये सारी साइट्स दे रखी हैं जो आप लोगों को यहाँ पे नीचे ऑप्शन ABCD में, ये सारी क्या हैं, ई बुक्स की साइटें। ये कब कब आई, कब कब स्टार्ट हुई, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या कालानुक्रम में इनको अरेंज करना है। तो पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, दूसरा ऑप्शन है ओपन लाइब्रेरी, तीसरा ऑप्शन है गूगल बुक्स, C और D ऑप्शन है DOAB। अब ये बताइएगा आप कौन सा कब स्टार्ट हुआ। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सोचिए दोस्तों। हाँ मैं आपको बता दूं, टाइम अप हो गया आपका। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग सबसे पुरानी ई बुक साइट है। तो सबसे पहले ये कब आई थी, 1971 में। गूगल बुक्स 2006 था शायद, ध्यान नहीं है, एक सेकंड आप हम देख लेंगे। तो सबसे पुराना है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, उसके बाद आया था ये। तो ए के बाद C, एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा पहला। देखते हैं दोस्तों क्या है इसका आंसर। यस, देखिए सबसे पहले है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, कब आया, 1971। दूसरा आया B, गूगल बुक्स आया 2004 में, ओपन लाइब्रेरी 2006 में, और DOAB 2012 में। अब DOAB फुल फॉर्म तो नहीं पता इसकी, ये क्या है फिर। DOAB है द डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स। इस्टेब्लिश किसके द्वारा की गई, ओपन फाउंडेशन के द्वारा, OAPEN। इसकी शुरुआत कब हुई, 2012 में। DOAB क्या है, द डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स। और DOAR की द डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी, R रिपोजिटरी, B मतलब बुक्स। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एज रीऑर्डर्ड बाय OCLC। जैसे कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऐसा रंगनाथन जी ने दिए थे, कब दिए थे, 1931 में दिए थे। किस बुक में दिए थे,
किस बुक में दिए थे? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक बुक में दिए थे, ठीक है। और इनका प्रतिपादन कब कर लिया था उनने? 1928 में कर लिया था। फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, ये किसको समर्पित किया उनने? उनने एडवर्ड रोस को किया, जो कि उनके मैथ्स के प्रोफेसर थे। उनको उनने समर्पित किया उनका पहला वो, ठीक है दोस्तों, पहले नियम को। और बाकी 4 उनने खुद ने डेवलप करे, ठीक है। तो अब ये जो 5 नियम है एस.आर. रंगनाथन जी के, इसको OCLC ने क्या किया है कि रीअरेंज किया है। मतलब उनका स्थान, पहला जो नियम है उसको किसी स्थान पे रख दिया, दूसरा नियम है उसको किसी स्थान पे रख दिया, इस हिसाब से। तो पहला ऑप्शन है बुक्स आर फॉर यूज, दूसरा ऑप्शन है एवरी रीडर हिज हर बुक, तीसरा ऑप्शन है एवरी बुक इट्स रीडर, चौथा ऑप्शन है सेव द टाइम ऑफ द रीडर ए लाइब्रेरी, और पांचवा ऑप्शन है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से आप OCLC ने किस हिसाब से अरेंज किया है वो आप बताएंगे, बताइए। मैं ऑप्शंस बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, चौथा ऑप्शन है पाठक का समय बचाएं, और पांचवा ऑप्शन है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ठीक है। तो अब बताइए आप OCLC के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिएगा। पहले तो OCLC की फुल फॉर्म, टाइम अप हो गया। OCLC की फुल फॉर्म ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC अभी DDC की प्रकाशन OCLC ही कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? डबलिन में है, डबलिन अमेरिका, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा 4, 2, 1, 3, 5। ऐसे मैंने याद किया है दोस्तों। इसका आंसर होगा पहला। कैसे? कि सबसे पहले एस.आर. रंगनाथन जी के पहले नियम को रखा है उनने, फिर जो दूसरे नंबर पे था उसको दूसरे पे रख दिया, फिर पहले नंबर पे था उसको फिर 3, और 5वें नंबर का 5। ऐसे मैंने याद किया 421, 35। तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो। तो चौथा ऑप्शन, चौथा नियम क्या है एस.आर. रंगनाथन जी का? सेव द टाइम ऑफ द रीडर, मतलब पाठक का समय बचाएं। दूसरी प्रायोरिटी किसको दी उनने? एवरी पर्सन हिज हर बुक, या फिर एवरी रीडर हिज हर बुक, ठीक है। तीसरा पहला ऑप्शन, पहला लो क्या है लाइब्रेरी उनका, रंगनाथन जी का बुक्स आर फॉर यूज, तीसरे नंबर पे रख दिया इसको। चौथा है फिर क्या नाम है, तीसरा ऑप्शन कौन सा है? एवरी रीडर इट्स बुक। फिर पांचवा है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसी सीक्वेंस में इनने 4, 2, 1, 3, 5 पे इनने कर रखा है। चलिए दोस्तों ये देखिएगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन तीसरे नंबर पे, दूसरा ऑप्शन दूसरे नंबर पे, कोई चेंज नहीं, और तीसरा ऑप्शन पहले नंबर पे, और पांचवा 5वें पे है ही है। और देखिएगा आप ऐसे याद कर सकते हो कि एस.आर. रंगनाथन जी के 1, 2, 3, 4, 5 नियम है, उनको OCLC, ये तो एस.आर. रंगनाथन जी के हो गए, है ना। डॉक्टर ज़रूर लगाएं आप इनको, बोलें तभी भी या कभी भी। OCLC ने क्या किए? 421, 35, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। 421, 35। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलो आज की क्लास में इतना ही है। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है आज हमारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और मैं आपकी कामना करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो और UGC नेट का JRF क्लियर हो इस बार आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए हमारे को, और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर कोई क्लासेस चाहिए आपको,
तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया हमें इस टॉपिक पे वीडियो बना दो या कुछ भी कर दो, हम वो बना के या वो टॉपिक क्लियर कर देंगे आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा टाइम कम मिलता है, 1-2 दिन डिले हो सकता है, लेकिन आपका कर देंगे ज़रूर। अगर आपका एग्ज़ाम टाइम रहेगा तो हम उसको प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।